हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। टॉपिक है आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करेंगे, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, अभी जो एग्जामिनेशन में जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहां पे मैंने डिस्कस किए हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी यहां पे मैंने डिस्कस किए हैं। अब जो मैंने आपको डिटेल पढ़ाया है ना, यहां पे आपको खुद आइडिया होगा कि अच्छा, हम यूपीएससी लेवल तक आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम नहीं किए हैं, बल्कि यूपीएससी के जो डिफरेंट प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनसे मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। अगर आपने अभी तक डिटेल लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो कि एक प्रीमियम कंटेंट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स सब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको इन पीडीएफ्स के रिलेटेड कुछ भी पूछना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। यहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। यूपीएससी प्रीलियम 2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, इस वीडियो को सबसे पहले आपने लाइक जरूर करना है, फिर आपने कमेंट भी करना है एंड लास्ट पे आपने शेयर जरूर करना है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन कौन से सोर्सेज हैं इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बताओ भाई फटाफट से। इसका आंसर आपने जल्दी से करना है। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सेकंड हमारे पास है बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, पेंशन फंड मैनेजमेंट, लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। जल्दी से इसका आंसर करो आप, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूं। जरा हम इन सारी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अब देखो, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने पढ़ा है आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टूल ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को बाई भी करता है एंड सेल भी करता है। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स को बाई करता है तो आरबीआई के लिए क्या हो गई? वो एसेट हो गई। जिस तरह से आपको फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इसी तरह से आरबीआई भी उन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करता है। ठीक, एक इनकम ये हो गई। एडिशनली, व्हेन द आरबीआई बाइज एंड सेल दिस बॉन्ड इन द ओपन मार्केट, एंड जब आरबीआई सेल करता है या बाय करता है इन बॉन्ड्स को ओपन मार्केट में, तो वहां से भी प्रॉफिट होता है। तो हम ये कह सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये आरबीआई के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, यानी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट थी बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। हमने पढ़ा है जो आरबीआई है ना, वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। यानी आरबीआई क्या करता है? मैनेजेस इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी डॉलर्स हैं, यूरोज है, इनको कौन मैनेज करता है? आरबीआई करता है। इट अर्न्स इनकम बाय इन्वेस्टिंग दीज फॉरेन करेंसीज इन सेफ फॉरेन बॉन्ड्स। यहां से भी जो आरबीआई है वो इनकम अर्न करता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। फिर पेंशन फंड मैनेजमेंट, तो पेंशन फंड मैनेजमेंट ये आरबीआई का काम नहीं है, ये काम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हो गया गलत। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे यहां पे, ये दो तो है ठीक, ये हो गया गलत। लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, क्या आरबीआई प्राइवेट कंपनीज को लैंड करता है लोन और वहां से फिर इंटरेस्ट अर्न करता है? जरा मुझे बताओ। नहीं,
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकर्स टू द बैंक है एंड बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट को लेंड करता है और कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है। जैसे J&K बैंक को लेंड करेगा, SBI, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन कंपनीज के साथ नहीं है वास्ता। ठीक है, कंपनीज को RBI लोन नहीं देता है, तो ये हो गया गलत। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, बताओ मुझे क्या ये इनकम है? नहीं, ये आरबीआई का सबसे बड़ा एक्सपेंस है, खर्चा है। ठीक है, यहां पे उसको खर्चा हो जाता है, यहां से इनकम अर्न नहीं होती है, तो ये भी गलत है। यानी सिर्फ 1 and 2 आर करेक्ट, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? आपने बताना है इनमें से कौन सी अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, यानी प्राइस को स्टेबल रखना है बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। करो जल्दी इसका आंसर। यूपीएससी ने 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर है, शाबाश, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जानेंगे, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935। किस एक्ट के थ्रू? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, फिर इनिशियली अगर हम बात करेंगे तो कलकत्ता में आरबीआई का ऑफिस हुआ करता था, फिर कलकत्ता से मुंबई परमानेंटली मूव हो गया 1937 में। ठीक है, आरबीआई पहले प्राइवेट बैंक हुआ करता था सिंस इट्स नेशनलाइजेशन एंड 1949 में ये नेशनलाइज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जल्दी से आप स्टेटमेंट्स पढ़ो और इनका आंसर मुझे चाहिए। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in the public interest. The governor of RBI draws his natural power from the RBI Act. यूपीएससी ने 2021 में पूछा था। करो जल्दी से इसका आंसर। देखो यहां पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ना वो है सी। जो गवर्नर है आरबीआई का, इसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्राज इज हिज नेचुरल पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, एंड जो आरबीआई एक्ट 1934 है वहां से गवर्नर की पावर्स आती हैं, तो ये भी करेक्ट है। फिर अगर हम बात करेंगे ये वाला, तो अगर आप देखोगे आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 7 provides that central government may from time to time give such directions to the bank as it may after consultation with the governor of bank। ये किसमें लिखा है? आरबीआई एक्ट 1934। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहां पे कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अब हम जानते हैं आरबीआई क्या है? लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब इसका मतलब क्या है? आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें आपने करेक्ट चूज करना है। करो जल्दी से, फटाफट इसका आंसर करो। देखो, लैंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि लैंडिंग आरबीआई इंडस्ट्रीज कंपनीज इनको नहीं करता है, गवर्नमेंट को करता है, प्लस जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं। अच्छा, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग ए टेम्परेरी क्राइसिस, लैंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स। बताओ क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ सेकंड वाला करेक्ट है, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस। जब कमर्शियल बैंक्स को क्राइसिस फेस करते हैं ना, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे J&K बैंक है, J&K बैंक जब टेम्परेरी क्राइसिस के थ्रू पास करेगा
ये सबसे पहले एसबीआई के पास जाएगा लोन मांगने के लिए, वो नहीं दे रहा है। एचडीएफसी के पास गया, वो भी नहीं दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के पास गया, वो भी नहीं दे रहा है। फिर यहां पे आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर जेएंडके बैंक। ऐसा क्यों करता है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के डिपॉजिट्स हैं, उनके यहाँ पे अकाउंट्स हैं, तो उसको बचाने के लिए इकोनॉमी वरना क्राइसिस में जाएगी। क्योंकि अगर आप देखोगे जेएंडके बैंक या कोई और भी बैंक हो, कितने लोगों के डिपॉजिट्स वहां पे होते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। फिर अगर हम बात करेंगे ना लैंडिंग टू गवर्नमेंट, ठीक है भाई, जब बजट डेफिसिट होता है आरबीआई लैंड करता है गवर्नमेंट को, कोई बात नहीं है, लेकिन ये लैंडिंग ऑफ लास्ट रिजल्ट इसके अंदर नहीं आता है। सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, सबसे पहले आपको यहां पे समझना है इन्फ्लेशन क्या है, फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, फिर जाके आप आराम से इनका आंसर कर सकते हो। देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है? ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। जब ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है ना, जैसे आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी गुड्स हैं वो महंगी हो गई, या सर्विसेज जो है वो महंगी हो गई, आप कह सकते हो ये इन्फ्लेशन है। अब ये क्यों होगा? इसके पीछे दो मेन वजह हो सकती है। एक तो आ गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास सिर्फ 3 गुड्स बची हैं, फिर यहां पे जो कस्टमर है ना, ये है कम से कम कोई 10। जब ये आपसे डिमांड करेंगे, यानी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड की वजह से लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। अब मुझे बताओ, इनमें से कौन सी रेस्पॉन्सिबल है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए? सबसे पहले एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के अंदर क्या आता है? अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, जिसके पास लोगों के पास पैसा आ जाएगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? फिस्कल स्टिमुलस होता है इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स कट। जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है, साथ में टैक्स कट भी होता है। क्यों? जब इकोनॉमी स्लो फेज में है, यानी जिस तरह से कोविड-19 के अंदर थी, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल की थी? फिस्कल स्टिमुलस, यानी अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज किया था एंड टैक्सेस को कट किया था। तो इससे भी लोगों के पास पैसा आएगा, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। ये भी है। फिर हमारे पास है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। अब इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। लेट अस सपोज दैट एक लेबर है, वो पर डे अर्न करता है 100 रुपीज, और वो जो चीजें खरीदता है वो उसको आ जाती है 100 रुपीज में, यानी कोई मसला नहीं है। अब इन्फ्लेशन हो गया 5%, यानी ये जो चीजें खरीदता था इनकी प्राइसेस 5% बढ़ गई। अब मुझे बताओ, इस सिचुएशन में क्या ये चीजें खरीद सकता है? नहीं। गवर्नमेंट को तरस आया, इसने क्या किया, इन गवर्नमेंट ने इस लेबर की वेजेस को भी 5% इंक्रीज कर दिया, यानी 105। ठीक है। अब ये फिर से जैसे पहले चीजें खरीदता था वैसे ही खरीदेगा, है ना? क्या इससे डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये तो बराबर हो गया ना, जितना प्राइसेस बढ़ा उतने ही आपके पास इनकम बढ़ गई। फिर इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं करेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं है। हायर परचेजिंग पावर, अगर आपके पास परचेजिंग पावर ज्यादा है तो बहुत सारी चीजों को आप खरीद सकते हो, तो ये भी ठीक है। फिर राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप गए जेएंडके बैंक के पास लोन लेने के लिए, वहां पे देखा कि यार इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है, आप लोन नहीं लोगे, आपके पास पैसे नहीं आएंगे, तो इसका मतलब जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा। लोगों के पास जब पैसा ही नहीं आएगा, वो डिमांड कहां से करेंगे? तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 2 एंड 4, यानी थर्ड ऑप्शन, सॉरी 1, 2 एंड 4, यानी कि हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे एक चीज मैं और बताऊंगा आपको,
मैंने बोला था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी प्राइसेस बढ़ती हैं डिमांड की वजह से। और दूसरा काजेस क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी जब कॉस्ट बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा मिडल ईस्ट में जब क्राइसिस चल रही थी तो उस वजह से बहुत सारे रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई थी, उस वजह से कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हुआ था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे आपके पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। बताओ जल्दी से। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है यानी प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या उस टाइम पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा? मान के चलो लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है, ये आरबीआई है। अब अगर ये सिक्योरिटीज आरबीआई खरीदेगा तो आरबीआई इनको पैसे देगा, ठीक है ना, तो इनके पास पैसे और आएंगे। अब इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, प्राइसेस और ज्यादा है, तो इससे तो और डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, तो ऐसा नहीं करेगा। अगर इन्फ्लेशन होगा तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा सिक्योरिटीज, ताकि लोगों के पास सिक्योरिटीज आ जाएं और पैसे आरबीआई के पास आ जाएं, ठीक है। तो ये है रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। अब इसका क्या मतलब है, देखो अगर एक रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है यानी कम हो रही है कीमतें, बहुत ज्यादा रूपी की वैल्यू कम हो रही है, किसके मुकाबले में, यूएसडी, यूएस डॉलर के मुकाबले में। इसका क्या मतलब है कि जो यूएस डॉलर है वो कम है मार्केट में और हमारी जो रूपी है वो बहुत ज्यादा है। इसके लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सेल करता है यूएस डॉलर, जिससे मार्केट में यूएस डॉलर्स आ जाते हैं और रूपी को उठा लेता है। तो ठीक है, जिससे जो डेप्रिशिएटिंग हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है वो कंट्रोल में आ जाती है। इफ रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, अगर डेप्रिशिएट हो रही है, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स, जब डॉलर्स को सेल करेगा तो मार्केट में डॉलर आ जाएंगे, जिससे डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और हमारे रुपया की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी जो डेप्रिशिएट हो रही थी अब वो कम होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। If interest rates in the US or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। जब वहां पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो उनको जो रिटर्न वहां पे मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आएंगे। जैसे हमारे पास इंडिया है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, यहां पे उनको अच्छा मिलेगा, यानी डॉलर हमारी कंट्री में आ जाएंगे। जिससे क्या हो जाएगा, जब डॉलर बहुत ज्यादा आएंगे हमारे मार्केट में, एकदम से रुपया एप्रिशिएट हो जाएगा, यानी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसको स्टेबल करने के लिए आरबीआई अपने रिजर्व्स को बढ़ाएगा एंड डॉलर खरीदेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहां पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैंक रेट इज अलाइंड टू, बताओ बैंक रेट किसके साथ अलाइंड है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, कैश रिजर्व रेशियो है, डिस्काउंट रेट है, या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट? जल्दी से मुझे आंसर करो। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। जो बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये भी 5.50% है एंड बैंक रेट ये भी 5.50% है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय or discount bill of exchange or other commercial papers is called the, अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या कमर्शियल पेपर्स है, इसको आरबीआई कौन से रेट पे रिडिस्काउंट करता है? बताओ, बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, रिवर्स रेपो रेट है, या रेपो रेट है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैंक रेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, if the RBI decides to adopt a expansionist monetary policy, which of the following
वुड इट नॉट डू, इनमें से कौन सी चीज नहीं करेगा। आरबीआई ने क्या डिसाइड किया है, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना है। ठीक है, बताओ भाई इनमें से कौन कौन सी चीजों से सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जब आरबीआई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम करेगी। अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये मिनिमम रिजर्व होता है जो कि एक कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करना है। ये नहीं कि सारा उठा के लोन दे दिया, नहीं, कुछ उसको अपने पास मेंटेन करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल 18% रखा है आरबीआई ने कि भाई 18% आपको अपने पास मेंटेन करना है। कट, अगर यहां पे कोई कट आएगा यानी मान के चलो 16%, ठीक है। अब ये जो 2% है ये भी कमर्शियल बैंक लोन दे सकता है, यानी इससे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी। ये फिर ठीक वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है यानी ये वो रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक आरबीआई से ओवरनाइट लोन लेते हैं, इमरजेंसी में लोन लेते हैं। अगर ये बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक चाहेगा कि यार मैं लोन न लूं, ठीक है, तो इसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी नहीं बढ़ेगी। तो यानी ये वाला फिर आएगी एक स्टेटमेंट, क्योंकि ये चीज नहीं करनी है फिर बैंक ने। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, जब बैंक रेट में कमी होगी या रेपो रेट में कमी होगी उस वजह से कमर्शियल बैंक आरबीआई से बहुत ज्यादा लोन लेंगे, फिर तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी मतलब ठीक है। अब यहां पे लिखा है वुड इट नॉट डू, क्या नहीं करेगा, तो इंक्रीज द स्टैंडिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये आरबीआई नहीं करेगा। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट है सेकंड ऑप्शन। जहां पे इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन है ना, वहां पे ध्यान से आपने ऑप्शन को चूज करना है। एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करने के लिए, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड लास्ट पे आपने शेयर जरूर करना है। यहां पे मैंने इनके बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब आरबीआई का जो भी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन रेट्स को कौन देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके बारे में यहां पे है, इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल करेक्ट है। It is a 12-member body including the governor of RBI and is reconstituted every year. हर साल इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है and 12 members हैं इसके अंदर। It functions under the chairmanship of Union Finance Minister. ये वाली दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहां पे फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज अगर हम बात करेंगे तो एमपीसी में सिर्फ 6 मेंबर्स होते हैं, 3 members nominated by the government and 3 members from the RBI। एंड जो अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं वो यहाँ पे 4 years के लिए आते हैं, फिर दोबारा वो एलिजिबल नहीं होते हैं री अपॉइंटमेंट के लिए। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ये होता है चेयरमैन, ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। Consider the following statements with reference to the monetary policy operations of Reserve Bank of India। यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स बताइए हैं, इनमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। इट कैन एब्सॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम थ्रू रिवर्स रेपो ऑपरेशन। ठीक है, अब ये रिवर्स रेपो ऑपरेशन क्या होता है इसको हमने समझना है, एक चीज। दूसरा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, इसको हमने समझना है, ठीक है। फिर पहले थोड़ा सा हम इसको समझेंगे फिर आप आंसर कर देना, ठीक है। अब देखो, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, जेएंडके बैंक, इनके पास सरप्लस मनी हो जाता है ना, कुछ एक्स्ट्रा मनी है, एंड आरबीआई इनसे बोरो करता है, ये अपना फंड्स आरबीआई के पास रखते हैं, आरबीआई इनको कुछ इंटरेस्ट देता है, इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्या होता है, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन अप्रैल 2022। सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एज द पार्ट ऑफ इट्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब ये क्या होता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क।
लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हो गया या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसका मतलब यह है जो कंट्री में लिक्विडिटी है ना, यानी सप्लाई ऑफ मनी है, इसको कंट्रोल करना। ठीक है। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच आरबीआई कैन एब्सॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम विदाउट रिक्वायरिंग बैंक टू प्रोवाइड कोलैटरल इन रिटर्न। अब देखो, दो तरीके हैं आरबीआई को कमर्शियल बैंक से पैसे लेने के लिए। एक तो आ गया रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, दूसरा आ गया एसडीएफ के थ्रू। ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक को कोलैटरल रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक के पास। उसके बाद एसडीएफ में किसी तरह की कोई कोलैटरल की रखने की जरूरत नहीं है। The SDF replaced the fixed rate reverse repo as the floor of liquidity adjustment facility corridor। अब जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर है, अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूंगा ना, हमारे पास तीन रेट्स हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। ठीक है। अब जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये अपर बाउंड है, लोअर बाउंड एसडीएफ है एंड रेपो मिडल में है। ठीक है। तो एसडीएफ ने रिप्लेस किया किसको? फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो। अब इसको रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि यार अगर आप देखोगे रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक को सॉरी आरबीआई को कमर्शियल बैंक के पास कोलेटरल रखना पड़ता था, फिर जाके वो कमर्शियल बैंक से पैसे उठा सकती थी, एब्जॉर्ब कर सकती थी। लेकिन कभी कभार इमरजेंसी में जब बहुत ज्यादा सरप्लस पैसे हो गए, तो उस टाइम पे जल्दी से अगर आरबीआई चाहता है कमर्शियल बैंक से सप्लाई ऑफ मनी को एब्जॉर्ब करना, तो वो किसका इस्तेमाल करेगा? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। यहां पे सिर्फ आरबीआई को इंटरेस्ट देना है, किसी तरह की कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है। एसडीएफ रेट डज नॉट फॉर्म द अपर बाउंड। ठीक है। तो लोअर बाउंड, फिर इन्फ्लेशन क्या है? 4% प्लस माइनस 2, यानी अपर बाउंड 6, लोअर 2। अब देखो जरा स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, यहां पे देखो, रिवर्स रेपो ऑपरेशन के थ्रू ऑब्जॉर्व कर सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी फ्रेमवर्क, जो एसडीएफ रेट है ऑपरेट्स एज अपर बाउंड, नहीं अपर नहीं बल्कि लोअर बाउंड। अपर बाउंड कौन करता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अभी मैंने आपको बोला था इस वक्त, अब आपने कमेंट करना है। जब आप कमेंट करते हो ना, मुझे भी लगता है कि आप इंटरेस्ट से ये चीजें देखते हो, फिर मैं और ज्यादा वीडियोस लाऊंगा। अगर आप में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, फिर मैं नेक्स्ट कैसे लाऊंगा? तो मुझे आपने कमेंट करके बताना है, क्या लोअर बाउंड सॉरी अपर बाउंड कौन है? अगर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट लोअर है, फिर अपर कौन है? अंडर इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेट, तो क्या यहां पे फिक्स्ड 4% है? नहीं, बल्कि ये फ्लैक्चुएटिंग है, 4% प्लस माइनस 2। ठीक है, ये भी गलत है। एसडीएफ रिप्लेस्ड द फिक्स रेट रिवर्स रेपो एज द फ्लोर, यानी लोअर बाउंड ऑफ द पॉलिसी कॉरिडोर, ये भी करेक्ट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following are examples of qualitative monetary tools of credit control? बताओ भाई, क्वालिटेटिव टूल्स आपने बताने हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्वांटिटेटिव है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये क्वांटिटेटिव है, यानी पूरा ओवरऑल यहां पे बात हो रही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा तो पूरी इकोनॉमी में होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होगा तो पूरे इकोनॉमी की बात होगी। ठीक है। अब जो क्रेडिट रैशनिंग है एंड मॉरल स्विजन है, ये क्वालिटेटिव टूल्स है। क्रेडिट रैशनिंग क्या होती है? सेंट्रल बैंक फिक्स द क्रेडिट अमाउंट टू बी ग्रांटेड, कौन से डिपार्टमेंट में कितना देना है, जो सेंट्रल बैंक है ये फिक्स करती है। जैसे एग्रीकल्चर में इतने % लोन जाना चाहिए, हॉर्टिकल्चर में इतना जाना चाहिए। ठीक है। जो सिगरेट इंडस्ट्रीज है इसमें नहीं जाना चाहिए, तो ये हो गया क्रेडिट रैशनिंग। मॉरल स्विजन क्या हो गया? यहां पे डायरेक्शन, गाइडलाइन, सजेशन आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देती है। यहां पे कोई ऑर्डर या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती है, यहां पे सिर्फ वो परसुएशन के थ्रू, डायरेक्शंस के थ्रू, गाइडलाइंस के थ्रू मोटिवेट करती है कमर्शियल बैंक्स को। तो ये एंड ये करेक्ट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु वाज द आरबीआई गवर्नर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? बताओ भाई, आजादी के टाइम पे आरबीआई का गवर्नर कौन था? जल्दी से आंसर करो, जल्दी। इसका करेक्ट आंसर है सीडी देशमुख।
फर्स्ट गवर्नर कौन रह चुके हैं आरबीआई के? सर ऑसबोर्न स्मिथ। फिर फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर बेनेगल रामाराव। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु हैड सर्व्ड एज आरबीआई गवर्नर वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरबीआई वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, कौन सी कमेटी या कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉयल कमीशन, या इसको हम कहते हैं हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीएम्बल ऑफ द आरबीआई डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फंक्शंस ऑफ द बैंक। जो प्रीएम्बल है ना आरबीआई का, इनमें से कौन से बेसिक फंक्शन उसमें नहीं है? टू ऑपरेट द करेंसी एंड फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम ऑफ कंट्री टू इट्स एडवांटेज, to regulate the issue of bank notes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India, to have modern monetary policy framework to meet the challenges। आपने बोलना है does not include। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, देखो ये है प्रेम्बल। टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स, ये करेक्ट है। टू हैव मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये भी है प्रेम्बल में। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, ये भी है। ये वाला नहीं है। टू ऑपरेट द करेंसी एंड फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मजा आया तो प्लीज लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है और अब शेयर भी जरूर करना है।